फ्रेंड्स, पॉलिटी की लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 52 से 55 तक किए थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 यानी भाग 5 में आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आर्टिकल 56 से शुरू कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 56 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 56 जो है वो हमें टर्म बताता है प्रेसिडेंट की, कि जो राष्ट्रपति होता है उसकी जो कार्यावधि होती है, जो कार्यकाल होता है, वो कितने समय का होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव फ्रेंड्स 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है? क्या लिखा है आर्टिकल 56 में कि राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु नए राष्ट्रपति के आने तक जो कार्यकारी अधिकारी रहता है पद पर, वो यही राष्ट्रपति रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इससे पहले बीच में अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु होने से, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उसने त्याग पत्र दे दिया अपना, किसी रीज़न से रिज़ाइन दे दिया, या फिर इम्पीचमेंट के द्वारा उसको हटा दिया गया, इम्पीचमेंट के द्वारा वो सीट खाली हो गई, तो अगर राष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक कोई भी नहीं संभाल सकता। समझे? मान लीजिए कि वैसे तो 5 वर्ष तक होगा, और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक भी पुराना राष्ट्रपति रहेगा, ऐसा लिखा है आर्टिकल 56 में। और क्या लिखा है कि अगर इससे पहले मान लीजिए उस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, इस वजह से पद खाली हो गया, या त्याग पत्र हो गया, इम्पीचमेंट हो गया। इम्पीचमेंट क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, और महाभियोग के द्वारा कैसे तरीका होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी देखिए, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो भी गया, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, 6 महीने से ज़्यादा कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता। ठीक है। इससे पहले एक नया राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 57, कि आर्टिकल 57 क्या कहता है। अब देखिए, आर्टिकल 57 में लिखा है री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है। प्रेसिडेंट के दोबारा से निर्वाचन करवाना, पुनः इलेक्शन करवाना। भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, जबकि यूएसए में आपको पता है, मैंने बताया था कि 2 बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है अपने पूरे जीवन काल में। लेकिन हमारे भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति मरणोपरांत तक, यानी कि कितनी भी बार, जब तक वो उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो कितनी भी बार मर्जी चाहे वो क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऐसा लिखा है आर्टिकल 57 में कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 58, यानी कि जो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं ना, री इलेक्शन होते हैं, उनमें ज़रूरी नहीं है कि जो राष्ट्रपति था वही दोबारा राष्ट्रपति बने, कोई भी बन सकता, हो सकता है वो भी दोबारा बन जाए। अब उसके बाद आर्टिकल 59 हम पहले देख लेते हैं, 58 को हम कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई थी। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन थी राष्ट्रपति की, जो मैंने शुरुआत में ही करा दी थी, तो क्वालिफिकेशन जो थी वो 58 में है, ये हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 क्या कहता है फ्रेंड्स, कि क्वालिफिकेशन जो है किसको संभालने के लिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालने के लिए, कि एक राष्ट्रपति की ऑफिस शर्तें क्या होती है। इसमें ये है राष्ट्रपति की ऑफिस शर्तें, या मैं कह सकती हूँ कि एक राष्ट्रपति जो होता है, क्वालिफिकेशन क्या होगी इसकी, फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए, देख लेते हैं। पहली क्वालिफिकेशन होगी, ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, कि एक राष्ट्रपति किसी भी हाउस का, एनी हाउस मीन्स ना वो लोकसभा का, ना वो राज्यसभा का, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, और ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, और किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं
होना चाहिए। इसका मतलब वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए। कि राष्ट्रपति के ऑफिस की शर्तें क्या हैं, राष्ट्रपति का ऑफिस चलाने के लिए जो शर्तें चाहिए, पहली है फ्रेंड्स कि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का, ना ही विधानमंडल का, और ना ही राज्य विधान परिषद का। दूसरा, वो किसी भी पद पर क्या नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, लाभ के पद पर, यानी कि गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 60 कि आर्टिकल 60 के अंदर क्या लिखा है। तो डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल 60 में लिखा है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में इसके अंदर लिखा है। राष्ट्रपति भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व रखेगा, डिफेंड करेगा। ठीक है, क्या क्या कहा है कि जो राष्ट्रपति होगा वो क्या शपथ लेता है कि राष्ट्रपति भारत के संविधान को, भारत के संविधान को क्या करेगा फ्रेंड्स, प्रोटेक्ट करेगा, कि संविधान की कोई भी अवहेलना ना हो, उसको वो संरक्षित करेगा। प्रिजर्व करेगा, यानी कि परिरक्षण करेगा उसका, और डिफेंड करेगा फ्रेंड्स, उसका रक्षण करेगा। और फ्रेंड्स, ओथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो ओथ जो होती है राष्ट्रपति, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में उसके सामने क्या करता है, शपथ लेता है। क्या शपथ लेता है कि मैं भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करने की शपथ लेता हूँ। किसकी प्रेजेंस में फ्रेंड्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनकी प्रेजेंस में क्या लेता है एक राष्ट्रपति, शपथ लेता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या कहता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 61 में ही है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जो मैंने आपको बताया था अभी कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो वो तरीका कैसा है हम उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है। सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति को हटाया कब जा सकता है, राष्ट्रपति को तब हटाया जा सकता है फ्रेंड्स जब वो वायलेशन कर दे कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट मीन्स एक राष्ट्रपति जब हमारे संविधान का उल्लंघन कर दे, तब हम उस राष्ट्रपति को उसके पद से इम्पीचमेंट के द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उसके लिए प्रोसेस क्या होती है, यानी ये जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये कैसे होती है। देखो, सबसे पहली बात, राष्ट्रपति को पद से हटाने में जितने भी मेंबर हैं पार्लियामेंट में, ऑल मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो, यानी वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, उसमें भी चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे नॉमिनेटेड हो, सभी के सभी भाग लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या फ्रेंड्स, मान लीजिए दो सभाएं हैं आपकी, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। अब जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस है ना, ये शुरू कोई सी भी सभा में हो सकती है। मान लीजिए राज्यसभा के लोग हैं जिन्होंने देखा कि जो राष्ट्रपति है इसने संविधान का उल्लंघन किया है, इन्होंने कहा हम इसके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू करेंगे। तो उसकी प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स, जिस भी सदन ने इस इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया है, उसका 1/4 सदस्य है। मान लीजिए राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, इनका 1/4 भाग क्या करेगा, राष्ट्रपति को नोटिस भेजेगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति को नोटिस भेजेगा कि आपको ऐसे ऐसे हटाया जाएगा। फिर नोटिस देने के बाद, ये नोटिस कितने दिन का होगा फ्रेंड्स, 14 दिन का। कितने दिन का बताया मैंने, 14 दिन का। अब नोटिस देने के बाद उस सदन के 1/4 सदस्य जब राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दे देंगे, फिर उसी सदन के 2/3 सदस्य उस नोटिस को पास करेंगे। ठीक है, 2/3 सदस्य ने पास कर दिया कि हाँ हम भी चाहते हैं कि इस राष्ट्रपति को हटाया जाए। उसके बाद वो नोटिस चेक होने के लिए, यानी ये बात जब 2/3 सदस्य राज्यसभा के पास कर देंगे तो कहाँ जाएगी, लोकसभा में जाएगी। फिर लोकसभा में जो होगा, अगर लोकसभा के भी 2/3 सदस्यों ने इस बात को पास कर दिया तो उस राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करती हूँ। होता क्या है इम्पीचमेंट में कि मान लीजिए ये लोकसभा है और ये
राज्यसभा है। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे किसी भी सदन में ये शुरू हो सकता है। मान लीजिए अब लोकसभा का मैं मान लेती हूँ कि लोकसभा के जो सदस्य हैं इन्होंने राष्ट्रपति को नोटिस भेजा, तो 14 दिन का नोटिस भेजेंगे और कितने सदस्य भेजेंगे फ्रेंड्स, 1/4 सदस्य। उसके बाद इसी सदन के 2/3 सदस्य इस बात को पास करेंगे कि हाँ हम भी इस राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। उसके बाद ये नोटिस यानी ये बात दूसरे सदन तक जाएगी और जो दूसरा सदन होगा एक तरीके से वो इन्वेस्टिगेटर हाउस कहा जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा हो, अगर इसने शुरुआत की तो ये इन्वेस्टिगेटर जो हाउस होगा, अगर इसने शुरुआत की तो ये वाला इन्वेस्टिगेटर हाउस होगा। दूसरा इन्वेस्टिगेट करेगा क्या सच में उसने ऐसा किया है, क्या सच में संविधान का उल्लंघन किया है। अगर किया है तो मान लीजिए किया है और 2/3 सदस्यों ने राज्यसभा के ने भी पास कर दिया, तो वो राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाएगा, हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और राष्ट्रपति का पद कितने टाइम तक खाली नहीं हो सकता, सिर्फ 6 महीने के लिए खाली हो सकता है, इससे ज़्यादा रिक्त नहीं रह सकता। यानी इसके अंदर अंदर फिर हमें दूसरा राष्ट्रपति ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 क्या कहता है। आर्टिकल 62 फ्रेंड्स पावर बताता है प्रेसिडेंट की कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, यानी कि कार्यकारी शक्ति क्या है प्रेसिडेंट की। तो फ्रेंड्स जितनी भी कार्यपालिका होती है उनकी शक्तियाँ राष्ट्रपति में वेस्टेड होती है, यानी कि निहित होती हैं। जितनी भी कार्यपालिका होती है सभी की शक्तियाँ क्या होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। उसके बाद जो भी ये कार्यपालिका होती हैं इनकी शक्तियों का जो प्रयोग होता है वो राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सहायता से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। ऐसा लिखा है आर्टिकल 75 के अंदर। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर को कौन नियुक्त करेगा, कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो CAG होता है यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है, नियंत्रक लेख परीक्षक होता है, उसको भी कौन अपॉइंट करता है, उसको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। आर्टिकल 148 के अंदर ऐसा लिखा है। जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है फ्रेंड्स, महान्यायवादी होता है, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और फ्रेंड्स मेंबर जो होते हैं, मेंबर एंड चेयरमैन जो होते हैं यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को भी धारा 315 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। और भी फ्रेंड्स जो मेंबर और चेयरमैन होते हैं फाइनेंस कमीशन के, यानी कि वित्त आयोग के, किसके फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन के, वित्त आयोग के जो मेंबर और चेयरमैन होते हैं धारा 280 के अकॉर्डिंग उनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जितने भी हमारी स्टेट्स के गवर्नर होते हैं, स्टेट के गवर्नर होते हैं, ठीक है, राज्यपाल होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड्स, उनको भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। मेंबर और चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन के होते हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन्स को भी कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। लैंग्वेज कमीशन, भाषा आयोग जो है हमारा, लैंग्वेज कमीशन है, भाषा आयोग हम हिंदी में कह सकते हैं, इसको भी कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है इसके मेंबर को। जो भी मेंबर वुमेन कमीशन के हैं, महिला आयोग है, महिला आयोग के जो सदस्य हैं इनको भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेंबर ऑफ माइनॉरिटीज़ कमीशन यानी अल्पसंख्यक आयोग के जो सदस्य हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है, उनको भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका की शक्तियां हैं, वो सभी की सभी राष्ट्रपति में निहित होती है। ये थी फ्रेंड्स कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति की। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, अब हम ये भी देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर हमने देख ली। देखिए लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है,
कि कोई भी लॉ बिना प्रेसिडेंट की असेंट के, बिना प्रेसिडेंट की सहमति के पास नहीं हो सकता। ऐसी लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है। मान लीजिए कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास गया, आप सबको पता है बिल पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर उस पर चाहिए होते हैं, तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं उस प्रेसिडेंट के पास। या तो वो क्या कर दे, प्रोवाइड कर दे असेंट को, यानी कि अपनी सहमति दे दे, या मान लीजिए ये आपकी पार्लियामेंट है, ठीक है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, जो भी है, पार्लियामेंट से कोई पास बिल होकर गया और बिल पास होने के बाद गया आपका प्रेसिडेंट के पास कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट को लगा, राष्ट्रपति को लगा कि ये बिल कुछ ठीक नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी सहमति पर होल्ड कर दिया, रोक लगा दी, उस बिल को कुछ समय के लिए अपनी जेब में डाल दिया, बोला कि इस पर दोबारा विचार करो और इसको क्या करो, सोचो समझो, उसके बाद ठीक है टालने की कोशिश की। उसके बाद राष्ट्रपति और क्या कर सकते हैं, तो उसको होल्ड कर सकता है कुछ समय के लिए कि भाई इसके बारे में अपना एक बार और विचार कर लो, विचार उचूर अच्छे से करके तब वो उस पर साइन करे। या फिर वो क्या कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज सकते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे मुझे कमी लग रही है, डिनाई कर सकता है और रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा पार्लियामेंट में भेज सकता है कि एक बार फिर से सोच लो इसको पास करने से पहले। और अगर बिल ठीक हो तो वो प्रोवाइड कर सकता है असेंट, यानी कि अपनी सहमति दे सकता है, या फिर सहमति पर रोक लगा सकता है, उस चीज़ पर होल्ड कर सकता है, अपनी जेब में डाल सकता है उसको और पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। तो ये लेजिस्लेटिव पावर है राष्ट्रपति के पास। और एग्जीक्यूटिव पावर क्या थी कि गवर्नर्स को, जो भी स्टेट में राज्यपाल होते हैं उनको वो नियुक्त करता है, और जो हमारा पीएम होता है उसको भी वही नियुक्त करता है, अटॉर्नी जनरल, कैग, ये जो होते हैं इन सबको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। इससे आगे के जो आर्टिकल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए।